अ, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस दिवाली आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। और तो फ्रेंड्स ऐसा था कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं अपने वीडियोस लगातार ला नहीं पाया। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब दोबारा से इस मोमेंटम को बिल्डअप करना चाह रहा हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना हो सकेगा मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है? तो चलिए, हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? हम लोग आज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका 19 सेंचुरी से शुरू होता है और ये 20th सेंचुरी के फोर्थ डिकेड तक जाता है। ठीक है? तो अब हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है? तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसको मैं अलग से एक पेज पे थोड़ा सा आपको बताऊँ मैं। ठीक है? तो बात ऐसी है भाई कि चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो बात ऐसी है कि आपका समय होता है 19 सेंचुरी। ठीक है? और 19 सेंचुरी में आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम आता है 1870s का। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमें चेन ऑफ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कई तरीक़ों से फार्मर्स का शोषण करती है। राइट? जैसे नील हो गया, नील या इसे हम इंडिगो कहते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि किसानों से उसके ज़मीन पे इंडिगो कल्टीवेशन कराती थी। इंडिगो कल्टीवेशन क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन होती थी। ठीक है? तो अब मान लीजिए किसान की ये ज़मीन है, किसान को कह दिया कि आप इस आधी ज़मीन पे नील उगाओगे और आधी ज़मीन पे आप अपने हिस्से का अनाज। ठीक? तो ये जो आधी ज़मीन पे जो नील उगाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो चला गया सरकार के पास। ठीक है? ये इस पे सरकार की एकदम ओनरशिप हो गई, इस पे फार्मर्स कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फार्मर्स उगाएगा फूड क्रॉप अपने लिए, तो उसमें से भी जो है कहती है कि सरकार जो है इसका आधा लेगी, यानी 50%। ठीक है? अब इसका जी जब ये आधा लेती है तो इससे क्या होता है कि अब इसमें इस पूरे पोर्शन में से उसके पास बस रह जाता है तो बस इतना। ठीक है? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो ये जो पोर्शन है ये एज अ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट वसूल कर लेती है और किसान के पास जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो सिर्फ ये पोर्शन रह जाता है। ठीक है? ये पोर्शन किसान का रह जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि किसानों के पास जो फूड क्रॉप्स रहते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं रहते। ठीक है? देखा जाए तो सिर्फ उनकी ज़मीन के 1/3 हिस्से पे वो अपना फूड क्रॉप अपने लिए उगा सकते हैं। ठीक है? बाकी 2/3 ज़मीन उनके लिए सरकार ने ले ली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
तो अब जब इंडिगो कल्टीवेशन, वापस से इंडिगो कल्टीवेशन पे आते हैं, तो इंडिगो कल्टीवेशन में क्या होता है कि इंडिगो कल्टीवेशन में जहाँ जहाँ पे इंडिगो उगाया जाता है वो पूरा एरिया आपका बैरन हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया आपका बैरन हो गया। बैरन होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे मान लीजिए कल को इस सरकार ने इस ज़मीन को वापस कर भी दिया किसान को, तो भी किसान यहाँ पे कोई खेती कर नहीं सकता है। तो ये ज़मीन जो है एक तरीके से बर्बाद ही समझिए, क्योंकि इंडिगो क्या करता था कि इंडिगो की वजह से जो किसानों की जो ज़मीन होती थी उसकी वजह से उसकी उर्वरता को ख़त्म कर देता था। तो उससे जो है खाद्यान्न संकट हो जाता था। बाकी ये तो टैक्स था ही, इसको तो सरकार को देना ही था। तो कुल मिला के किसान के पास जो बचा था ये बस इतना ही बचा था। तो इन वजहों से क्या होता था कि जो सरकारी लोग होते थे या सरकारी ऑफिसर्स होते थे, वो लोग अक्सर समय समय पर किसानों के निशाने पे आ जाते थे। ठीक है, तो इसी से क्या होता था कि इसीलिए यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में हमें इंडिगो रिवोल्ट या देखने को मिलता है, इंडिगो रिवोल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से कई जगह पे प्लेग फैलता है। प्लेग एक महामारी थी जिसमें किसानों की बड़ी तादाद में मौत हुई थी। तो यहाँ पे भी मतलब इसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। ये सारी चीज़ें एक आर्टिफिशियल चीज़ें थी, तो इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन जो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में जो हमें रिवोल्ट देखने को मिलते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है या उसका नेचर कैसे होता है। ठीक है, तो आइए वापस से अपने पेज पे आते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ओके, ये रहा। तो रिवोल्यूशनरी स्ट्रैंड इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड इन अराउंड 1879 in Maharashtra when Vasudev Balwant Phadke organized a peasant group by bringing together Koli, Bhil and Dhangad tribes. तो जो हमें यहाँ पे रिवोल्यूशनरी जो स्ट्रैंड है यानी कि क्रांतिकारी एक तरीके से क्रांतिकारी तरीका जो है भारत में, इसकी शुरुआत हमें 1870 के आखिरी साल से 1870 के दशक के आखिरी साल से शुरू होती है। और यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है वासुदेव बलवंत फड़के, जिसमें इन्होंने कम से कम 3-4 ट्राइब्स को मिला के एक अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक मुहिम छेड़ी थी। उसमें उन्होंने ये तय किया कि इस आंदोलन के लिए पैसा जुटाया जाएगा और जो अमीर लोग थे, अमीर ज़मींदार थे या साहूकार टाइप के लोग थे, उनको लूटा जाएगा और उनसे पैसा वसूला जाएगा। हालांकि ये जो संघर्ष था ये बहुत जल्द ख़त्म हो गया और यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के को काला पानी की सज़ा सुनाई गई और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो ये एक शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम असल शुरुआत की अगर हम बात करें
तो असल शुरुआत जो हुई थी वो आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। हाँ क्या कि स्वदेशी आंदोलन जब भारत में हो रहा था, ठीक है, तो भारत में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसके दो हमें चरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम फिर से बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट को दो ग्रुप लीड कर रहे थे। लीड करने का मतलब ये है कि दो फेसेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला फेस आपका रहता है एक्सट्रीमिस्ट का, हालांकि मॉडरेट्स इस चीज़ को मानते थे कि बंगाल का विभाजन गलत है, बट स्वदेशी मूवमेंट को मास लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मास लेवल पे दो तरीके के हमें फेसेस देखने के मिलते हैं। पहला है एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा है रिवोल्यूशनरी। अंग्रेजों ने क्या किया, कोई रिवोल्यूशनरी ना बने, इसके लिए इन्होंने इसके लिए टर्म यूज़ किया मिलिटेंट। ये एक्चुअली में क्या है कि अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी थी, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके तहत वो चाहते थे कि वो लोगों के ऊपर दबाव बना सके कि अगर आप रिवोल्यूशनरी चीज़ें करेंगे तो आप एक मिलिटेंट या टेररिस्ट कंसिडर किए जाएंगे और आपको एक राजद्रोही की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसमें सेडिशन चार्जेस लगा के आपके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। तो मेन बात ये है कि सरकारें इनकी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इनका यही बोल रहे हैं, यही सारा काम, यही इतने सारे अत्याचार इन्होंने सब कुछ किए और इनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये कहते हैं कि यार वो मिलिटेंट टेररिस्ट है या मिलिटेंट है। मतलब इनके एनार्की और इनके अत्याचार कुछ नहीं, आप जो हिंसा कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों को कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग अपने सोच में या अपने बातों में इतना दोहरापन लाते कहाँ से हैं, ठीक है। तो और ये दोहरापन तब से है और ये आज भी है। आप लोग महसूस करते होंगे कि अमेरिका, जिसे आजकल मतलब कहा जाता है ना कि न्यू ब्रिटेन, तो अमेरिका जो है वो खुद डेमोक्रेसी का झंडा बरदार घुमा फिरता है। वो कहता है कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, दुनिया भर में फ्री स्पीचेस को सपोर्ट करता है, ठीक। और इससे जुड़े जो वैल्यूज़ हैं उनको भी वो सपोर्ट करता है, राइट। यही कहता है अमेरिका। अब वो खुद क्या करता है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी रिसेंट बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में अमेरिका ने वहाँ पे एक तरीके से नरेटिव बिल्डिंग का काम किया और वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उसको ओवरथ्रो कर दिया। कोई लोग कहते हैं कि ये एक मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और इसमें स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा था, इसमें किसी फॉरेन पावर्स का रोल नहीं था। शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा एनार्कियल रूलर थी, इसलिए उनका तख्ता पलट हो गया, ठीक है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं, ठीक। लेकिन बात ये है कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कभी भी इतना ज़्यादा वायलेंट तो नहीं हो सकता ना कि शेख हसीना को अपने देश ही छोड़कर चला जाना पड़े या
अभी आजकल बात चल रही है कि प्रेसिडेंट वहाँ के जो हैं उसको मतलब धमकी मिली है कि आप ये सब न कहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि जो मोहम्मद यूनिस हैं इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 2013 की ये बात है। और फिर कुछ ही समय पहले की, कुछ ही महीनों पहले की 2024 में कुछ पिक्चर्स आती हैं जिसमें ये बातें आती हैं कि जो मोहम्मद यूनिस हैं ये जो बाइडेन से हाथ मिला रहे हैं। अब जो बाइडेन कौन है? ये तो यूएसए का प्रेसिडेंट है ना। ये क्या कर रहा है इसके साथ? तो मेन बात ये है कि इसने, यूएसए ने यहाँ के इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करा के यहाँ पे एक नई सरकार, मोहम्मद यूनिस की सरकार बना दी। तो ये कू नहीं है तो क्या है? कू नहीं है तो क्या है? तो ये एक, जिसे हम कहते हैं ना, ये अमेरिका की एक दोहरी पॉलिसी थी या दोहरी पॉलिसी है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो उसी तरह से पहले जो अंग्रेज होते थे वो ये बात, वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। वो खुद अत्याचार करते थे लोगों पे, वो खुद बेहिसाब अत्याचार करते थे। लेकिन जब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो वो कहते थे ना 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 ना, ये स्वीकार नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, ये जो है आप कानून को हाथ में तोड़ रहे हो और कानून को हाथ में लेके आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत बात है, ये ना करो, ठीक है? आप ऐसा करोगे तो हम आपको सजा देंगे, आपको टेररिस्ट कहेंगे, आपको समाज से बहिष्कृत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो इंडिया के जो लोगों, जो एशियन लोग हैं या फिर जो बाकी दुनिया के लोग हैं, उनका भरोसा टूटता है अमेरिका के ऊपर या ब्रिटेन के ऊपर या इस तरह के जो भी इस मानसिकता के लोग हैं, उनकी बातों से, इस तरह की बातों से उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वज़न कम रहता है। और जब आपकी बात का वज़न कम हो जाएगा तो फिर आपकी बात पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। खैर, तो ये सारी बातें थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिवोल्यूशनरी स्टैंड हमें देखने को मिलता है वो हमें 1900 के आसपास स्वदेशी मूवमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी के आने से भारत में एक नया फेज़ शुरू होता है जिसमें एक गांधीयन पॉलिसी चलती है, नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस की। तो उसकी वजह से रिवोल्यूशनरी स्टैंड को थोड़ा सा ब्रेक लगता है और फिर गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। पर चौरी चौरा का जो इंसिडेंट होता है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, तो चौरी चौरा के इंसिडेंट की वजह से जो गांधी जी के जो क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठे थे। कई लोगों ने इसे मतलब मैंने पिछले बारे में भी बताया था और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे सुभाष चंद्र, कई लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इन्होंने काफ़ी निगेटिवली रिएक्ट किया था इनके इस रिवोल्यूशन, मतलब चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने जो कॉल ऑफ किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब लोगों का जो मोराल है, लोगों का जो मोराल जिसे कहते हैं, लोगों की जो सेंटीमेंट है वो सबसे ज़्यादा अपने शिखर पर है, उस वक्त इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है, ठीक है? मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अगर एक कन्याकुमारी के एक गांव में कोई गलती की हो तो उसकी सज़ा
उसकी सज़ा हिमालय के मासूम लोगों को क्यों मिले। ठीक इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि द पब्लिक वॉज डिजेक्टेड जस्ट लाइक अ रनिंग मैन हु सडनली फॉल्स डाउन बाई स्ट्राइक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रोके जाने के दौरान कही गई थी। तो इसीलिए जब ये सारी चीज़ें हुई तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने की वजह से कई सारे तबके के लोग नाखुश रहे और उन्हीं तबकों में से कुछ लोग रेवोल्यूशनरी स्टैंड फिर से उनकी वजह से ग्रो होना शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो काकोरी ट्रेन रॉबरी आता है, जिसमें ये एक तरीके का फर्स्ट था। ये यूपी में हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस में, आज ये उत्तर प्रदेश में। और ये जो हुआ था ये काकोरी में हुआ था। काकोरी बेसिकली आपका ये पड़ता है आपका लखनऊ के पास में ही पड़ता है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और लखनऊ में क्या होता है कि सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आने वाली जो ट्रेन रहती है वहाँ पे 1924 को 9 अगस्त 1924 को काकोरी ट्रेन रॉबरी वो कंस्पायर किया जाता है। और इसमें जो की फिगर हमें देखने को मिलते हैं वो सचेंद्र नाथ सान्याल रहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं, योगेश चंद्र चटर्जी रहते हैं। और इन्होंने एच आर ए इसकी स्थापना कर रखी तो ये, और इन्होंने इस ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एचआरए लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है और इसमें जो है 40 मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, एचआरए के 40 मेंबर को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लारी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है। और इन लोगों को जो फांसी दी जाती है वो अलग अलग जगहों पे दी जाती है। ठीक है, इन सब का जो केस लड़ रहा होता है इन क्रांतिकारियों का, उनका नाम है चंद्रभान गुप्ता। इस वकालत के लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी। बाद में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं, चंद्रभान गुप्ता जी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आगे हमारा ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की कहानी कहाँ आगे कैसे जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।